इमेजिन करो आप किसी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। सब कुछ एकदम साफ सुथरा स्टेराइल लगता है, लेकिन उस साफ सुथरी सरफेस के नीचे ना एक अदृश्य, एक इनविजिबल जंग चल रही है। एक तरफ है लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरी तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स। ये जंग ये जीती कैसे जाती है? और ये कोई मामूली जंग नहीं है। इसमें एक छोटी सी गलती भी किसी की जान पर बन सकती है। आज हम बेसिकली इसी इनविजिबल जंग की स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक इन्फेक्शन कैसे फैलता है और उसे रोकने के लिए क्या-क्या किया जाता है। Exactly. We're going to unpack the playbook for fighting these invisible enemies. और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा काम। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पसंद है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि हमारी ये जो बातचीत है ना, ये जारी रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा डर होता है वो इन्फेक्शन जो आपको हॉस्पिटल आने के बाद लगे। इन्हें कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। और इनको समझने के लिए एक्सपर्ट्स एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये बिल्कुल एक हाइस्ट मूवी की तरह है जिसके 6 हिस्से हैं। एकदम सही। हाइस्ट मूवी, आई लाइक दैट एनालॉजी। और अगर इस चेन का एक भी लिंक तोड़ दिया जाए तो इन्फेक्शन फैलने से रुक जाता है। चलिए इस चेन के लिंक्स को एक एक करके देखते हैं। पहला लिंक है द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी हमारा विलन। ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस या फंगस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो हमें विलन मिल गया, द बैड गाय। अब उसे छिपने के लिए एक ठिकाना चाहिए होगा, है ना? एक हाइड आउट। बिल्कुल, वो है हमारा दूसरा लिंक, द रेजर्वॉर। रेजर्वॉर ये वो जगह है जहां पैथोजन रहता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। ये कोई इंसान हो सकता है, पानी हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट भी हो सकता है, जैसे अ वेंटिलेटर। द विलन हैज अ हाइड आउट। इंटरेस्टिंग। अब उसे वहां से निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए, द एस्केप प्लान। वो है तीसरा लिंक, द पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट। पैथोजन रिजर्वॉयर से बाहर कैसे निकलेगा? खांसने या छींकने से, ब्लड से, या बॉडी के किसी और फ्लूइड से। एस्केप प्लान रेडी। ओके, अब उसे एक गेटअवे कार चाहिए, अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बिल्कुल। चौथा लिंक है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक्चुअली सबसे जरूरी हिस्सा है। विलन सफर कैसे करेगा? ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, किसी को छूने से, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, किसी ऐसी चीज को छूना जिस पर पैथोजन हो। जैसे दरवाजे का हैंडल। एग्जैक्टली। दरवाजे का हैंडल, बेड रेल्स, अ फोन। और भी तरीके हैं, है ना? मैंने सुना है जैसे हवा के जरिए। हाँ, उसमें 2 मेन टाइप्स हैं। एक है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जब खांसने या छींकने से बड़े पार्टिकल्स, रिलेटिवली बड़े, थोड़ी दूर तक जाते हैं, जैसे कॉमन फ्लू में होता है, यूजुअली अबाउट 3 to 6 फीट। ओके, सो दे डोंट ट्रैवल वेरी फार। करेक्ट। और एक है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जिसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स हवा में घंटों तक रहते हैं और दूर तक सफर कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। ओके, सो गेटअवे कार मिल गई। इट कैन बी अ टच, अ ड्रॉपलेट और जस्ट द एयर इटसेल्फ। अब विलन को नए टारगेट में घुसने के लिए एक एंट्री पॉइंट चाहिए। पांचवा लिंक, द पोर्टल ऑफ एंट्री। ये अक्सर वही होता है जो पोर्टल ऑफ एग्जिट था, जैसे सांस के जरिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या स्किन पर लगे किसी कट के जरिए। और आखिरी लिंक, द फाइनल टारगेट, द विक्टिम। आखिरी और छठा लिंक, द ससेप्टेबल होस्ट, एक ऐसा इंसान जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है और वो पैथोजन से लड़ नहीं सकता, जैसे बहुत बुजुर्ग लोग या बहुत छोटे बच्चे, या कोई ऐसा जिसे पहले से कोई बड़ी बीमारी हो, लाइक डायबिटीज या कैंसर। तो लेट मी ट्राई टू समराइज। ये पूरी कहानी है, एक वायरस, एक मरीज के अंदर रेजर्वॉयर है जो खांसने से पोर्टल ऑफ एग्जिट हवा में ड्रॉपलेट्स के जरिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन सफर करता है, और एक कमजोर इम्यून सिस्टम वाले दूसरे इंसान की सांस में पोर्टल ऑफ एंट्री चला जाता है, जो कि हमारा ससेप्टेबल होस्ट है, और बूम, अ न्यू इन्फेक्शन। एग्जैक्टली, you've nailed it। और इन्फेक्शन कंट्रोल का पूरा मकसद, द एंटायर गोल, इन 6 में से किसी एक या ज्यादा लिंक को तोड़ना है, ब्रेक द चेन। वाओ, सो इट्स लिटरली अ चेन। एक भी लिंक टूटा तो पूरी चेन बेकार। तो इस चेन को तोड़ने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका क्या है? अक्सर कहते हैं ना, सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। बिना किसी शक के वो है हैंड हाइजीन।
हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। ये अकेले ही मतलब दिस वन सिंगल एक्शन मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाले लिंक को तोड़ देता है, खासकर कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन को, जो हॉस्पिटल्स में सबसे कॉमन है। पर हाथ धोना तो हम सभी जानते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। इसमें ऐसी क्या खास बात है? मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 5 मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? द 5 मोमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन, ये बहुत क्रिटिकल हैं। ये 5 मौके हैं जब हाथ साफ करना मतलब नॉन निगोशिएबल है, अनिवार्य है। पहला, पेशेंट को छूने से पहले। रुकिए, पहले? मैं तो सोचती थी कि सिर्फ बाद में धोना जरूरी होता है, ताकि पेशेंट के जर्म्स हम तक ना आए। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। पेशेंट को छूने से पहले हाथ साफ करना पेशेंट की सुरक्षा के लिए है। हो सकता है आप बाहर से या किसी दूसरे पेशेंट से कोई पैथोजन लेकर आए हो जो उस पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहला मोमेंट है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। वी प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम अस। That's a real paradigm shift. मेरे लिए तो है। Okay, so number 1 is before touching a patient. Mind blowing. बाकी 4? दूसरा, किसी भी साफ या एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले, जैसे इंजेक्शन लगाना या ड्रेसिंग चेंज करना। तीसरा? बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के रिस्क के बाद। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ड्रॉ के बाद। एग्जैक्टली। चौथा, पेशेंट को छूने के बाद। ये तो सबको पता है। और पांचवा, पेशेंट के आसपास की चीजों को छूने के बाद, जैसे उनका बेड, टेबल या आईवी पंप। तो बेसिकली पेशेंट के जोन में एंटर करने से पहले और एग्जिट करने के बाद और बीच में भी इसे आदत बनाना पड़ता है। इट्स अबाउट मसल मेमोरी, है ना? अच्छा, एक और सवाल। सब कहते हैं गर्म पानी से हाथ धोने चाहिए, गर्म पानी से जर्म्स मर जाते हैं। क्या ये सच है? ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत कॉमन। रिसर्च शोज कि पानी का टेम्परेचर जर्म्स हटाने में कोई खास रोल नहीं निभाता। असल काम साबुन का केमिकल एक्शन और हाथों को रगड़ने का मैकेनिकल एक्शन करता है, द फ्रिक्शन। उल्टा बहुत गर्म पानी स्किन को ड्राई और इरिटेट कर सकता है, जिससे माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स बन सकते हैं और इन्फेक्शन का खतरा एक्चुअली बढ़ जाता है। सादा गुनगुना पानी, कंफर्टेबल टेम्परेचर इज परफेक्टली फाइन। मिथ बस्टेड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, कौन बेहतर है? व्हेन टू यूज व्हाट? ग्रेट क्वेश्चन। इसका रूल सिंपल है। अगर हाथ विजिबली सॉइल्ड हैं, मतलब गंदे दिख रहे हैं, उन पे मिट्टी या कोई फ्लूइड लगा है, तो साबुन और पानी ही एकमात्र विकल्प है, नो चॉइस। लेकिन अगर हाथ साफ दिख रहे हैं, तो 70% अल्कोहल वाला हैंड रब ज्यादा इफेक्टिव और तेज हो सकता है। क्यों ज्यादा इफेक्टिव? क्यों? क्योंकि सोप और पानी जर्म्स को बहाते हैं, अल्कोहल उन्हें किल करता है। बट एक कैच है, कुछ स्टबर्न जर्म्स जैसे सी डिफिजिल के स्पोर्स पर अल्कोहल काम नहीं करता। उसके लिए साबुन और पानी से रगड़कर धोना ही जरूरी है टू फिजिकली रिमूव द स्पोर्स। वाओ, इट्स सो नुआंस्ड। सो हैंड हाइजीन से हमने कांटेक्ट वाली गेटअवे कार को रोक दिया, लेकिन उन जर्म्स का क्या जो हवा में सफर करते हैं? उनसे बचने के लिए तो सिर्फ हाथ धोना काफी नहीं होगा। बिल्कुल से वहां चेन तोड़ने के लिए हमें एक अलग टूल चाहिए। उसके लिए हमें आर्मर यानी कवच की जरूरत पड़ती है, और मेडिकल वर्ल्ड में उस आर्मर को कहते हैं पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें गाउन, ग्लव्स, मास्क और गॉगल्स आते हैं। आर्मर, आई लाइक दैट। एकदम सही वर्ड है। तो क्या हर हेल्थ केयर वर्कर को हर सिचुएशन में एक जैसा फुल बॉडी आर्मर पहनना पड़ता है, लाइक अ सुपर हीरो सूट? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्मर इस बात पर डिपेंड करता है कि दुश्मन कैसा है, द टाइप ऑफ पैथोजन। अलग अलग ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। ये इन्फ्लुएंजा या मम्स जैसी बीमारियों के लिए होते हैं, जिनके जर्म्स, एज वी डिस्कस्ड, ज्यादा दूर नहीं जाते। इसके लिए पेशेंट के 3 से 6 फीट के दायरे में एक सिंपल सर्जिकल मास्क पहनना जरूरी है। ओके, सर्जिकल मास्क फॉर ड्रॉपलेट्स, सिंपल इनफ। और अगर दुश्मन ज्यादा खतरनाक हो, जैसे टीबी, जिसके जर्म्स हवा में तैरते रहते हैं फॉर आवर्स, उसके लिए हम एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेते हैं। दिस इज मोर सीरियस। इसमें पेशेंट को एक स्पेशल नेगेटिव प्रेशर रूम में रखा जाता है। नेगेटिव प्रेशर रूम, वो क्या होता है? मतलब उस कमरे की हवा बाहर कॉरिडोर में नहीं जा सकती। इट इज सक्ड आउट थ्रू अ स्पेशल फिल्टर, और जो भी उस कमरे के अंदर जाता है उसे एक हाई फिल्ट्रेशन N95 मास्क पहनना पड़ता है। ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क से बहुत अलग है। N95 हवा में मौजूद 95% छोटे से छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। अच्छा, सो दैट्स द डिफरेंस।
सर्जिकल मास्क दूसरों को आपसे बचाता है, आपके ड्रॉपलेट्स को रोकता है, जबकि N95 आपको दूसरों से बचाता है। इट फिल्टर्स द एयर यू ब्रीथ इन। दैट्स अ की डिफरेंस। प्रिसाइसली। पर आमतौर पर पीपीई पहनना उतना मुश्किल नहीं लगता। मैंने सुना है कि इसको उतारना, जिसे डॉफिंग कहते हैं, वो ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पेशेंट के कमरे से बाहर आते हैं तो आपका पीपी पूरी तरह से कंटामिनेटेड होता है। इट्स कवर्ड इन जर्म्स। उतारने में एक गलत मूवमेंट और वो सारे जर्म्स आपके हाथों, चेहरे या कपड़ों पे लग सकते हैं और आप अनजाने में उन्हें फैला सकते हैं। इसलिए इसका एक आदेश, एक प्रॉपर सीक्वेंस है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या उतारते हैं? मुझे लगेगा मास्क। नहीं, सबसे पहले वो चीज उतारते हैं जो सबसे ज्यादा गंदी हो, और वो है आपके ग्लव्स। आपके ग्लव्स ने सब कुछ छुआ है, द पेशेंट, द बेड, द इक्विपमेंट। उन्हें उतारने के बाद आप हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं और फिर आपके पास साफ हाथ होते हैं बाकी पीपीई उतारने के लिए। स्मार्ट। क्लीन हैंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द जॉब। मेक सेंस। ग्लव्स के बाद? ग्लव्स के बाद आते हैं गॉगल्स या फेस शील्ड, फिर गाउन, और सबसे आखिर में कमरे से बाहर निकलने के बाद मास्क उतारा जाता है। पूरा प्रोसेस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी स्किन या कपड़े कंटैमिनेटेड सरफेस को छुए ही ना। So lot of thought has gone into this. हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। हमने चेन को तोड़ा, हाथ धोकर और आर्मर पहनकर। लेकिन अब उस कंटैमिनेटेड आर्मर का क्या? ग्लव्स, गाउन्स, सिरिंजेस, इन सब चीजों को हम आम कचरे में तो नहीं फेंक सकते? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। यहां पर चेन ब्रेकिंग का आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल का लगभग 85% कचरा जनरल होता है, नॉन हैजर्डस, लेकिन बाकी 15% अचानक या रासायनिक रूप से खतरनाक हो सकता है। इसे अलग करना, सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। इसे अलग कैसे करते हैं? I've seen those colorful bins in hospitals. उन्हीं बिन से इसका एक ही सुनहरा नियम है, सेग्रीगेशन एट द सोर्स। At the source. मतलब यहां कचरा पैदा हो, उसे वहीं पर उसी वक्त अलग अलग रंग के डिब्बों में डाला जाए। अगर आपने एक बार जनरल कचरे में एक भी इन्फेक्शियस चीज, जैसे एक खून वाली पट्टी डाल दी, तो पूरा कचरे का ढेर इन्फेक्शियस बन जाता है। ओ वाओ! तो ये रंग कौन-कौन से हैं और उनका क्या मतलब है? मुख्य तौर पर 4 रंग हैं। पीला या येलो बैड सबसे खतरनाक कचरे के लिए है। इसमें इंसानी अंग, एनाटॉमिकल वेस्ट, खून से सनी पट्टियां, सॉइल्ड वेस्ट और एक्सपायर्ड दवाइयां जाती हैं। इस कचरे को आगे जाकर इंसिनरेशन यानी बहुत ऊंचे तापमान पर जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। So yellow is for things that must be completely destroyed. गॉट इट। लाल रंग का क्या? रेड बैग। लाल या रेड बैग कंटैमिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए है। इसको याद रखने का आसान तरीका है इन्फेक्शियस प्लास्टिक्स, जैसे आईवी ट्यूब्स, कैथेटर्स, ग्लव्स और बिना सुई के सिरिंजेस। इस कचरे को पहले ऑटोक्लेव में यानी हाई प्रेशर स्टीम से स्टेरिलाइज किया जाता है और फिर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। Got it. Red is for plastics that can be reused after treatment. और सुइयां, नीडल्स, वो तो प्लास्टिक बैग को फाड़ सकती हैं। एकदम सही। That's a huge risk for sanitation workers. इसीलिए सुई, ब्लेड्स, स्कैल्पल्स जैसे सभी शार्प ऑब्जेक्ट्स एक सफेद या वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में जाते हैं। ये स्टाफ को नीडल स्टिक इंजरी से बचाने के लिए, जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है। और आखिरी नीला, ब्लू बैग। आखिर में नीला या ब्लू बैग शीशे की चीजों के लिए होता है, जैसे दवाई के वायल्स या एम्प्यूल्स। ओके, लेट्स ट्राई अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक नर्स ने पेशेंट का आईवी निकाला। अब उसके पास 3 चीजें हैं, सुई, प्लास्टिक की आईवी ट्यूब और खून लगा हुआ कॉटन का टुकड़ा। ये कहाँ-कहाँ जाएंगे? बेहतरीन सवाल। दिस इज द कोर ऑफ सेग्रीगेशन। सुई यानी शार्प जाएगी वाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स में। प्लास्टिक की आईवी ट्यूब यानी इन्फेक्शियस प्लास्टिक जाएगी रेड बैग में, और खून से सना कॉटन यानी सॉइल्ड वेस्ट जाएगा येलो बैग में। देखा, एक ही काम से निकली 3 चीजें 3 अलग-अलग डिब्बों में। यही है सेग्रीगेशन एट सोर्स। वाओ, जब इस तरह से सोचो तो लगता है कि एक हॉस्पिटल में हर पल, हर कोने में कितनी सावधानी और प्लानिंग की जरूरत होती है। ये अदृश्य युग, ये इनविजिबल वॉर वाकई में बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। यही इसका सार है।
द एसेंस ऑफ इट। इन्फेक्शन कंट्रोल कोई एक टर्म नहीं है, ये एक कल्चर है, एक माइंडसेट है। ये इन सभी चीज़ों का मेल है। चेन ऑफ इन्फेक्शन को समझना, सही समय पर हाथ धोना, ज़रूरत के हिसाब से पीपीई पहनना और कचरे को आखिर तक जिम्मेदारी से हैंडल करना। तो आज हमने एक अदृश्य जंग के हथियारों और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को देखा। चेन ऑफ इन्फेक्शन से लेकर हैंड हाइजीन, पीपीई और आखिर में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तक। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी चीज़ें आपस में कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं। एक अच्छी हैंड हाइजीन एक बेहतर पेशेंट केयर की नींव है ना? और सही वेस्ट मैनेजमेंट पूरे समाज की सुरक्षा की नींव है। इट्स ऑल कनेक्टेड। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे लिए इसका मतलब है कि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। नॉलेज इज प्रोटेक्शन। और ये प्रिंसिपल सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए नहीं है। एक पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया है कि इनमें से कुछ आदतें हम सबकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाता है। टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी इन फाउंडेशनल प्रैक्टिसेस की वैल्यू कम नहीं हुई। ये हमें याद दिलाता है कि बेसिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और लिसनर के लिए आज का फाइनल थॉट, इन सभी प्रोसीजर्स और साइंस के बीच एम्पैथी यानी सहानुभूति का क्या रोल है? जब एक नर्स पूरा पीपीई पहनकर आती है जिसमें उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिखता, तो वो पेशेंट से एक इंसानी, एक ह्यूमन कनेक्ट कैसे बनाती है, इस पर सोचना जरूर। के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस अमेजिंग जर्नी। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई गहराई के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप एक्सप्लोरिंग।